नमस्कार। डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज वर्ल्ड निमोनिया डे है। निमोनिया, जैसा कि आप जानते हैं, फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी होती है जो वायरस के कारण, ठंड के कारण, कफ के कारण होती है और जिसकी वजह से कई बार मरीज की जान भी चली जाती है। और जब हम बात फेफड़ों की करते हैं, लंग्स की करते हैं, तो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा होता है प्रदूषण को लेकर। एक सवाल खड़ा होता है कि हवा में कितनी शुद्धता है। एक सवाल खड़ा होता है कि हम क्या सच में स्वस्थ होने के साथ साथ स्वच्छ भी हैं, और अगर हम स्वच्छ हैं तो स्वस्थ क्यों नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने प्रदूषण को नियंत्रित रखें, हवा को साफ सुथरी रखें और स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दें। इसलिए पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जा रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ दिल्ली से आई हैं मातोश्री पी शेट्टी। आप लंग केयर फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं और आप हवा की शुद्धता के बारे में, हवा की प्योरिटी के बारे में काम करती हैं। आपने अपने एनजीओ से बहुत सारे डॉक्टर्स को जोड़ा है। देश के लगभग 40 वरिष्ठ चिकित्सक आपके साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा 2000 से ज़्यादा चिकित्सक आपके फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे, लगभग जिनकी संख्या 3 लाख से ज़्यादा है, ऐसे बच्चे भी आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आप हवा की शुद्धता पर काम करती हैं, आप मानसिक स्वास्थ्य पर काम करती हैं और आप सबसे ज़्यादा इस बात पर काम करती हैं कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, जिसको हम मौसम परिवर्तन कहते हैं या क्लाइमेट चेंजेस बोलते हैं, उस पर भी आपका संगठन बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही प्रेरणास्पद तरीके से काम कर रहा है। सुश्री शेट्टी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर सलील भार्गव साहब। छाती रोग विशेषज्ञ हैं, निमोनिया के एक्सपर्ट हैं। आप उनसे कई बार रूबरू हो चुके हैं। कोरोना काल में लगातार उनकी सलाहें, नसीहतें और उपचार हम अपने दर्शकों को डिजाइनर न्यूज़ के माध्यम से उपलब्ध कराते रहे थे। उन्होंने हमेशा कोरोना काल की दोनों लहर में हमारे दर्शकों का, हमारे मरीजों का बहुत शिद्दत के साथ हौसला बढ़ाया है। और आप महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में जो श्वसन तंत्र विभाग है, उसके विभाग अध्यक्ष हैं। डॉक्टर भार्गव, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं मातोश्री आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि बात कही जा रही है कि निमोनिया और बात कही जा रही है फेफड़ों की, तो एक मजबूत फेफड़ों के लिए, एक स्वस्थ फेफड़ों के लिए हवा का साफ सुथरा होना कितना ज़रूरी है? हवा का साफ सुथरा होना मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए ही ज़रूरत है। मतलब इतना हवा अगर गंदी रहेगी, जैसे अगर आप सोचते हैं कि खाने में अगर आपको पता लगे कि जहर मिला हुआ है, तो क्या आप खाएंगे या आप अपने बच्चे को खिलाएंगे? तो ऐसे ही जब हमें पता है कि हवा में जहर घुली हुई है और हवा हमारी साफ नहीं है, तो हम कैसे उसको अंदर ले सकते हैं? तो साफ हवा जो है वो आज की डेट में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ हो गई है, हमारे अपने मनुष्य के ज़िंदा रहने के लिए। उसी चीज़ से आज हम लोग इतनी परेशानियां फेस कर रहे हैं, और सिर्फ फेफड़ों के लिए नहीं। फेफड़े क्योंकि हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। हम श्वास लेते हैं तो जैसे ही सबसे पहले फेफड़ों के अंदर जाता है और फेफड़ों से हमारे बाकी के अंगों में जाता है। तो उसके अलावा बाकी के, क्योंकि वो एक बार फेफड़ों के अंदर गया और एक बार उस रक्त में उसके साथ मिल गया, जो प्रदूषण के कण हैं वो हर बॉडी के हर अंग में जाते हैं। तो आज सिर्फ फेफड़े ही नहीं, बट शरीर का हर अंग हमारा प्रदूषण से आप तो उस शहर से आती हैं, दिल्ली, जिसे हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। और इंदौर में मैं पिछले कुछ दिनों में इंदौर ने 4 साल से लगातार इंदौर जो है स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। लेकिन जब आप इंदौर आई तो क्या आपको ऐसा लगा कि हमारी हवा भी गंदी है, हमारी हवा भी साफ नहीं है? आप प्रतीक जी जान के बहुत हैरान होंगे कि WHO की स्टडी के हिसाब से दुनिया में 95% लोग प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं। 95% लोग। और उसमें जब हम इंदौर की बात करते हैं, इंदौर की हवा भी जो एवरेज AQI है, जो हम मान चलते हैं कि सालान पूरे साल में जो AQI के अगर हम मापदंड लेके चले तो एवरेज 144 के करीब आता है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जी। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 3-4 मापदंड के हिसाब से वो कैलकुलेट करके वो बनाते हैं।
तो वो जो है लगभग 144 के करीब आता है इंदौर शहर के लिए, और जो कि WHO के मापदंड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। WHO का मापदंड 5 मतलब PM 2.5 और PM 10 5 और 10 की रेंज में बोलते हैं। तो और हमारा कितना है इंदौर में भी 144, दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली का एक और रीजन, हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम 4 बार से नंबर 1 है स्वच्छता में, हमने पूरे देश में नाम कमाया है, हमारी सड़कें बहुत साफ है, हमारी धूल में कमी आई है, तो अब हमारी जो हवा है वो भी साफ सुथरी हो गई है। मैं उस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूँ। क्या इंदौर की हवा साफ सुथरी है? नहीं। तो इसको आप कितना मानती, कितना इसको प्रदूषित मानती है? एक काफी प्रदूषित है। अगर हम वही WHO की मात्रा बोलें 5 और 10 की मात्रा है, और हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 40 की मात्रा है, तो 40 और 144 में कितना फर्क है? तो उतना प्रदूषण है अभी भी इंदौर में, और काफ़ी सारी वजहें हो सकती हैं इंदौर में। जैसे आप बताते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, और कई बार प्रदूषण क्या है ना, वो दिखने वाली चीज़ नहीं है। जब हम सोचते हैं कि बहुत अगर सारे हवा में वाहन है, हमारे यहाँ जो है वो 27 लाख से ज़्यादा वाहनों की संख्या है। बिल्कुल। और हमारे मन में ये परसेप्शन होता है कि अगर साफ हमें आर पार हमें अच्छे से दिख रहा है और कोई धुंधलापन नहीं है, तो इसका मतलब प्रदूषण नहीं है। अगर धुंधलापन है तो प्रदूषण है, पर ये गलतफहमी है। कई बारी जो हमारी गैसेस होते हैं वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं, उससे विजुअल एबिलिटी का कोई मतलब आपको वो पता नहीं लगेगा ऐसे देखने में कि आज प्रदूषित है। लेकिन आप जब मापदंड लेके, वो आप पैरामीटर्स लेके, AQI की मशीन लेके आप चलेंगे, तो उसमें आपको इंडिकेटर जरूर मिलेंगे कि हाँ प्रदूषण अभी भी है। डॉक्टर भार्गव, एक बहुत गंभीर विषय पे बात शुरुआत हुई मातुश्री के साथ, और WHO का जिक्र आया, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज WHO भी वर्ल्ड निमोनिया डे को मना रहा है। और आज एक जो वर्ल्ड WHO की जो गैलरी है उस पर आज इसमें अवेयरनेस के लिए काम होगा। उसमें डॉक्टर सलील भार्गव, आपका भी आज शाम को एक भाषण होना है निमोनिया के बारे में और प्रदूषण के बारे में। क्या प्रदूषण का सीधा संबंध निमोनिया से है? क्या प्रदूषण के कारण निमोनिया के मरीज बढ़ते हैं? ये सवाल है मेरा आपसे। आपने सही पूछा। ये आज शाम को COP26 जो ग्लासगो में चल रहा है स्कॉटलैंड में, वहाँ पे 1 घंटे का WHO का जो हेल्थ पेविलियन है, उसमें 1 घंटे में इस हेल्थ के बारे में, पर्टिकुलरली जो आज वर्ल्ड निमोनिया डे, उस पर बात होने वाली है। और उसमें मेरे को इसलिए आमंत्रित किया गया है कि निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं या निमोनिया के बारे में जानकारी, और हम इंदौर में क्या कर रहे हैं उसके बारे में मुझे बताना है। आपने जो बात पूछी वो वही चीज़ उसमें चर्चा होगी, पूरे विश्व की चर्चा होगी। पॉल्यूशन क्या करता है कि हमारे फेफड़ों में जाके हमारी सांस की नली और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। और आप समझ सकते हैं कि कोई क्षेत्र जो बिल्कुल सॉफ्ट या सिंपल रहता है या हेल्दी होता है, और उसके कंपैरिजन में एक एयरवेज और फेफड़े यदि डैमेज्ड हों, तो अब कोई वायरस जब अंदर घुसेगा तो ये फेफड़े उससे लड़ नहीं पाएंगे, और उसमें निमोनिया होने के चांसेस एक साधारण मरीज से 10 गुना 25 गुना तक बढ़ सकते हैं। तो आपका सवाल है कि क्या एयर पॉल्यूशन और निमोनिया का सीधा संबंध है? संबंध बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और भी आपसे करना चाहता हूं कि कोरोना भी एक तरह का, एक किस्म का निमोनिया था, और कोरोना के बाद बहुत सारे लोग जो है वो फेफड़ों की बीमारी से मरे हैं, जिसमें से मैंने अपना परिजन भी इसी वजह से खोया है। और ये भी बातचीत होती है कि कोरोना के बाद जो है वो हमारे फेफड़े जो हैं वो उतने ताकतवर, उतने शक्तिशाली नहीं बचे हैं, और अब जल्दी सांस भरने लगती है, जल्दी हमको खांसी या दूसरी तरह की बीमारी होने लगती है। तो आफ्टर कोरोना, आफ्टर कोविड, हमारे फेफड़ों की क्या स्थिति है, और क्या निमोनिया का खतरा बढ़ गया है? बिल्कुल। आपने पहला सवाल जो पूछा वो इसकी कंटिन्यूटी का ही सवाल है। एयर पॉल्यूशन से फेफड़े कमज़ोर होते हैं। कोविड के बाद भी, कोविड भी एक प्रकार का निमोनिया था, उससे हम लोग ठीक हो गए। एंटीबायोटिक्स नहीं काम कर रही थी तो एंटीवायरल जो कुछ हम दे सके ठीक हुए, लेकिन इसमें यदि आपकी बॉडी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती तो आप फंस जाते। तो इसका जो दूसरा कारण है एयर पॉल्यूशन और एक बॉडी इम्यूनिटी, जिनकी बॉडी इम्यूनिटी कम रहती है उनको निमोनिया का खतरा रहता है। और कोविड के बाद हमारी शारीरिक क्षमता जिनमें ज़्यादा हुआ था, आप याद है आपको CT स्कोर पढ़ते थे अपन, 25 में से कितना 14, 16, 20 ऐसे पढ़ते थे। और इंदौर का हर व्यक्ति लगभग डॉक्टर हो गया था। वो आपके पास CT स्कैन करा के लाता था, मेरा इतना स्कोर है, आपके पास थैली में 5 रेमडेसिविर भी लाता था कि ये लगा दीजिए, और आपको बताता था कि साहब मेरा जो है ऑक्सीजन लेवल इतना है। तो हम सब उस समय लगभग डॉक्टर हो गए थे। और ये शायद हमारे लिए एक आगे आने वाले समय में इसमें की कोई बीमारी आती है तो हम लोग अगले 20-25 साल तक तो सब अच्छे समझदार हो गए इस मामले में।
तो फेफड़े कोविड से भी कमज़ोर हुए, बॉडी इम्यूनिटी से कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जिनके दांतों में इन्फेक्शंस रहते हैं, जो विटामिन्स का सेवन नहीं करते, जो प्राणायाम या एक्सरसाइज नियमित रूप से नहीं करते, वो सारे लोग प्रोन या उसके लिए निमोनिया होने की संभावना उन लोगों में काफ़ी रहती है। क्या निमोनिया, मैंने बहुत सुना कि छोटे छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाता है और नवजात से लेके 3-4 साल तक के बच्चों को बोले निमोनिया इसको हो गया है, और ये कई बार बच्चा चला भी जाता है। और यह बहुत बुजुर्गों में, जब वो आखिरी दौर में होते हैं, वेंटिलेटर के आस पे होते हैं, अस्पताल में होते हैं, तब भी कहा जाता है कि बाबूजी को निमोनिया हो गया था इसलिए वो उनको नहीं बचाया जा सका। तो निमोनिया जो है वो क्या बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा घातक है? बिल्कुल, एक्सट्रीम्स ऑफ एज बोलते हैं हम लोग, वर्ड यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे और बड़े। छोटे बच्चे जो जिनका बर्थ वेट कम रहता है, जिनको माँ का दूध प्रॉपरली नहीं मिल पाता, जो माल नरिश्ड रहते हैं, उनके फेफड़े भी कमज़ोर रहते हैं शरीर के साथ साथ। इसी प्रकार से जब उम्र बढ़ जाती है, जो आपने जैसे एक सीनियर का, किसी भी हमारे सीनियर सिटीजन का जिक्र किया कि उनके फेफड़े उस हिसाब से धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी एक्सरसाइज कम हो जाती है। तो अब यदि ये बैक्टीरिया घुसता है तो हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो उतनी सॉलिड तरीके से काम नहीं करती और वो उनके लिए घातक होता है। तो आपका जो सवाल है उसमें असली मुद्दा ये है कि बैक्टीरिया तो हम लोग सब सूंघते हैं, फिर कुछ लोगों में निमोनिया क्यों होता है? हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसको निमोनिया क्यों हुआ। तो उसमें उसकी बॉडी इम्यूनिटी, उनके फेफड़े नियमित रूप से कितना व्यायाम करते थे और किस तरीके से हम उससे लड़ सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। माधुश्री जी, आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ। जब मैं लंग्स केयर फाउंडेशन के बारे में पढ़ रहा था तो एक उसमें बात आई मेंटल हेल्थ की। आप मेंटल हेल्थ पर भी काम करती हैं, तो क्या साफ़ सुथरी हवा का दिमागी स्वास्थ्य से, दिमागी चेतना से सीधा संबंध है? बिल्कुल है। बहुत सारे केसेस में ये पाया गया है रिसर्च के दौरान कि जो PM 2.5 की जो मात्रा मैं कह रही हूँ, जो बहुत ही हमारे बाल के PM पार्टिकुलेट मैटर, उसका जो 2.5 वाला कण है और कुछ उससे भी कम वाले कण हैं, वो जब ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो वो दिमाग पे भी असर करते हैं, वो स्ट्रोक भी लेकर आते हैं। और उसकी वजह से, और काफ़ी हद तक जो हम जब क्लीन एयर की बात करते, क्लीन एयर मतलब साफ हवा, और ये जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, जब मौसम भारी होता है, बादल हो जाते हैं या ठंड बढ़ जाती है तो पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है, प्रदूषण भी बढ़ जाता है। प्रदूषण की वजह से बहुत सारे, जब टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब प्रदूषण आपका रोके रखता है, तो जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बोलते हैं, जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, उसकी वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। मतलब आप आज की डेट में देख रहे होंगे कि दुनिया भर में और हमारे इंडिया में भी एकाएक बारिश हो रही है। जैसे आज चेन्नई में इतने बेमौसम बारिश हो रही है, और कभी जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ही अति गर्मी पड़ती है, या ठंड पड़ती है तो वो भी बहुत अति में पड़ती है, और कई कई इलाकों पे ऐसे जहाँ पे पहले हमने कभी सुना नहीं। तो इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, कि जहाँ पे नई तरीके की, नई किस्म की क्लाइमेट आ रही है, जिसका हमारा जो असर है वो हर चीज पे पड़ता है हमारी। या गर्मी का मौसम बहुत लंबा हो गया, जनवरी 15-20 जनवरी के बाद से जो है वो गर्मी पड़ने लगती है, और वो बहुत लंबे समय तक, दिवाली तक चलती रहती है। बहुत साल, 10 साल बाद इस बार दिवाली पे थोड़ी ठंडक थी, अदरवाइज तो जो है वो दिवाली भी आप ऐसा लगता है गर्मी में ही मना रहे हैं। बट इस बार ये मानसून भी आप देखिए कितने लंबे खिंचे हैं, मतलब मानसून में। तो ये सबका संबंध जो है पॉल्यूशन से है, वो पोल्यूशन से और क्लाइमेट चेंज से है, मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इनका जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, जब हमारे किसी भी, आप डिजास्टर्स की भी देख लीजिए, आप ये फ्लैश फ्लड्स हैं, आपके एक्सट्रीम वेदर, जो हम हीट वेव की बात करते हैं, उसमें कितने परेशान हो जाते हैं, कितना, मतलब वो एक मानसिक तनाव जो हमारी हेल्थ से भी जुड़ी है, हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो हम कहते हैं ना, ओवरऑल हेल्थ इम्पैक्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और इसमें ऐसे दौरान में हम केसेस ऑफ अग्रेशन, केसेस ऑफ ये जो आप बोलते हैं इसको अटेंशन डेफिसिट होना। मैं स्विट्जरलैंड की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, रिसर्च रिपोर्ट, उसमें ये पढ़ने में आया कि पोल्यूशन के कारण लोगों में चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, बहुत जल्दी वो शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। सड़क पर जो आधे से ज़्यादा जो झगड़े होते हैं हॉर्न बजाने को लेकर या आगे पीछे निकलने को लेकर, उस सब का बड़ा कारण जो होता है वो पोल्यूशन होता है, क्योंकि उस समय सड़कों पर वाहनों का इतना भारी धुआं रहता है, बिल्कुल, कि उसकी वजह से लोग चिड़चिड़ होते हैं। ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल सच है।
ये डेमोन्स्ट्रेटेड रिसर्चेस हैं, हालांकि कुछ लोकलाइज्ड हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्केल पे हुई हैं, बट ऐसे और हमें लिंकेज करके और हेल्थ स्टडीज़ करने की बहुत ज़रूरत है अभी भी। लेकिन हेल्थ स्टडीज़ नहीं है या रिसर्च हमारे इंडिया में नहीं है और वहाँ की हम रिसर्चर्स को मान्यता नहीं देंगे, ये बात मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जब हम और हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके जब इंटरनेशनल डेटा यूज़ कर सकते हैं तो ये भी एक ऐसा ही डेटा है जो हर इंसान के लिए ऑफ कोर्स वैलिड होता है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी रहे। तो ये बिल्कुल सही है। और एयर पोल्यूशन और गर्मी और अलग अलग ये इन सब चीज़ों के जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हो रही हैं क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन की वजह से, उसकी वजह से इंसान के अपने जो मनस्तत्व है वो बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है उसमें, और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। डॉक्टर भार्गव, निमोनिया से बचने के लिए कई बार स्टेरॉइड दिया जाता है, वो कितना घातक है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि निमोनिया से बचने के लिए एक्सरसाइज का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि फेफड़े संबंधी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए और किस तरीके से हम बचें कि हमारे निमोनिया की चपेट में हम ना आए, हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग। निमोनिया से कोविड के लिए हम लोग स्टेरॉइड्स का ज़्यादा उपयोग करते थे। बाकी निमोनिया कई कारण से हो सकता है, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल। बैक्टीरियल और वायरल निमोनिया काफ़ी कॉमन है। कोविड हमने देख लिया तो हम लोग सब उसके बारे में काफ़ी समझने लग गए और उसमें स्टेरॉइड ही शायद एक दवाई थी जो काम करती थी। बाकी सारे जो निमोनियाज रहते हैं बैक्टीरियल, उसमें एंटीबायोटिक्स हमारे पास किलो से एंटीबायोटिक्स हैं, तरह तरह की बड़ी छोटी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको मुंह के माध्यम से ओरली या आईवी के माध्यम से हम लोग देते हैं और उससे वो ठीक होते हैं। तो सारे में ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी स्टेरॉइड्स की, या ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपका कहना था कि हम निमोनिया से कैसे बच सकते हैं। हमेशा आपका एक सवाल मैं हमेशा देखता हूँ, बहुत अच्छा पूछते हैं, प्रिवेंटिव थेरेपी। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। अभी बहुत सारे लोग अभी कोविड में हम ये सीख गए कि वैक्सीनेशन से हम कोविड को जीत गए हैं, और निमोनिया से भी हम जीत सकते हैं यदि हम वैक्सीनेशन करा लें। काफ़ी सारे निमोनिया जो हैं ये निमोकोकाई नाम के बैक्टीरिया से होते हैं और दूसरा एक इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से होते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन ज़िंदगी में 2 या 3 टीके लगने से, छोटे बच्चों को जल्दी लग जाते थे अभी पहले नहीं लगते थे, अभी लगने लगे अब, लेकिन बड़ों को हम लोग एडल्ट वैक्सीनेशन के रूप में न्यूमोकोकल के टीके लगवा देते हैं। तो जो लोग 60 साल से ऊपर के हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट फेलियर है, उनको ये न्यूमोकोकल टीके लगाने से या तो निमोनिया नहीं होगा या होगा तो खतरनाक नहीं होगा, जानलेवा नहीं होगा। और इसी प्रकार से इन्फ्लुएंजा का टीका हर साल लगवाना पड़ता है। हमारे यहाँ इंडिया में अभी ट्रेंड नहीं आया भारत में, लेकिन सारे बच्चों में लगवाया जा रहा है। अभी कहा गया कि तीसरी लहर आएगी तो बच्चों के माता पिता चिंतित थे और वो फ्लू का टीका लगवा रहे थे। एब्सोल्युटली। तो वो इन्फ्लुएंजा का टीका हम लोग बोलते हैं, विदेशों में तो फ्लू शॉट नाम से पूरे के पूरे, जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया का मालूम है और भी बाकी इंटरनेशनली हर जगह बड़ी जगहों पे लगता है। अपने यहाँ नंबर ज़्यादा है लोगों का, इसलिए अभी उस लेवल तक हम नहीं जा रहे, लेकिन मैंने जो ग्रुप्स आपको बताया, डायबिटीज, सीनियर सिटीजन, क्या जो फेफड़े की एक्सरसाइज है उसमें प्राणायाम है, शंख फूंकना है या सीटी बजाना है, ये चीज़ें हैं जिससे कि फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं, कि ये मिथक है? नहीं, बिल्कुल है। आप जैसे दौड़ते हैं तो आपका हार्ट मजबूत होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स बनती है। इसी तरीके से जब हम जोर से शंख बजाते हैं, सिंपल ओम बोलते हैं, बांसुरी बजाते हैं, प्राणायाम, मतलब वो एक्सरसाइज है जिसमें सैक्सोफोन एक आता है, वो बैंड वालों को आप देखिएगा बीमारियां कम होती है। आपने कई बार एक बार बात करी थी, तो जिसमें फेफड़े फैलते हैं, फेफड़े डायफ्राम चलता है, तो यदि नियमित रूप से आप किसी भी चीज का व्यायाम करेंगे तो वो मजबूत होगी ही होगी, उससे बीमारियों से लड़ने की ताकत आएगी। आप सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, प्राणायाम में अपन ओम बोलते हैं, जोर से कितनी दूर तक ओम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या, आप कई तरह के व्यायाम हैं जिनको यदि हम करते हैं तो होता क्या है कि हम लोग तब समझते हैं जब हम बच जाते हैं। आप देखिएगा कोविड से वो लोग कम हिट हुए जो लोग दौड़ते थे, या हुए तो निकल गए बाहर। ऑपरेशन कराएंगे तो उन लोगों की रिकवरी जल्दी होगी जो प्राणायाम और एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, वो 3 दिन में 2 दिन में वेंटिलेटर से बाहर आ जाते हैं, और जो नहीं करता वो 5-5, 7-7 दिन तक आईसीयू और वेंटिलेटर पर रहता है। हम उसकी कीमत तब समझते हैं जब हम उससे गुजरते हैं। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि प्रतिदिन, जैसे हम कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज बोलते हैं तो हम सबको नियमित कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। माधुश्री, आपसे मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि चलिए मान लिया पॉल्यूशन है और बहुत है, अब इसका एक रास्ता तो ये हो सकता है कि धुओं के कारण बहुत पॉल्यूशन होता है, कारखानों से जो निकलता है, लेकिन कारखाने बंद नहीं किए जा सकते, वो रोजी रोटी का सवाल है, हमारे जीवन का सवाल है। गाड़ियाँ बंद नहीं की जा सकती, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जब आएंगी वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, और
कहने को तो कह दिया जाता है कि नो व्हीकल जोन बना लो, मगर इतना संभव नहीं है नो व्हीकल जोन बनाना। लोगों को ऑफिस जाना है, अस्पताल जाना है, दफ्तर जाना है, कैसे बिना गाड़ियों की जाएंगे? तो क्या तरीका हो सकता है? क्या यही तरीका है कि हम खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं और अपने आप को प्रकृति की ओर नज़दीक ले जाएं, प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें? इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए प्रतीक जी, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने बोला कि एक आपने व्हीकुलर पोल्यूशन बोला, मतलब जो वाहन की वजह से होते हैं पोल्यूशन, और आपने एक बोला इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो हमें उनसे हो। तो यहाँ पे कुछ हमारा अपना एज अ सोसाइटी हमारी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इंडस्ट्रीज़ के ग्रुप्स में ही जाके। जैसे हमारे जो पोल्यूशन एमिट करते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो कई बारी आपको वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की बात है। बट जैसे अगर आपका आउटलेट है इंडस्ट्रीज़ का, तो वहाँ पे डिवाइसेस लग जाती हैं जो कि प्रदूषण की मात्रा बिल्कुल कम कर देती है जो हवा में छोड़ने से पहले। तो कुछ आपकी वो विल पावर चाहिए कि भाई मुझे अगर मेरे इंडस्ट्री से ये हो रहा है तो मुझे कुछ करना है इसके बारे में। तो कहीं मैं ज़रूर कहूँगी कि वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ये। और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ क्योंकि हम चला रहे इसलिए नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे भी यहीं रहते हैं, हमारे घर वाले भी यहीं रहते हैं और यही हवा में सांस लेते हैं। तो कहीं वो एक चीज़ है। जहाँ वेहिकुलर पोल्यूशन की आप बात करते हैं, वहाँ पे मैं एग्री करती हूँ कि बहुत नो ट्रैफिक जोन बनाना और ये सब काफ़ी आसान है, लेकिन कहीं हम अपने अंदर वो चेतना ला सकते हैं कि क्या मुझे अगर सड़क के बस थोड़ी दूर ही जाना है तो क्या मैं अपनी गाड़ी निकालूं? तो वो वर्सेस हम पैदल चल के जाए, उपयोग को सीमित करें, बिल्कुल जरूरत होने पे वाहन का इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या ग्रुपिंग ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, कारपूलिंग जो बहुत सोचने में बहुत प्रिलिमिनरी लगता है कि अरे ये तो हम कब से सुनते आ रहे हैं कारपूलिंग के बारे में, लेकिन क्या हम उसको एक वे ऑफ लाइफ बना सकते हैं? तो वहां पे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, वो बहुत बड़ा एक सिटीजंस मूवमेंट की शुरुआत हो सकती है। और पौधे लगाएं, गमले लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, ये जरूरी है। पेड़ पौधे लगाने में बहुत फायदा है। पेड़ पौधे कभी भी, वो तो आपकी किसी भी स्टेट में किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल वो अब्जॉर्ब करते हैं। और आप वो देखेंगे कि वो जो ओजोन लेयर्स हैं, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, उनकी एब्जॉर्प्शन की पावर बहुत ज़्यादा है पौधों की वजह से। बट पौधों में डेंसिटी चाहिए। आज की डेट में आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि एक कॉन्सेप्ट आता है मियावाकी फॉरेस्ट, कि एक छोटे से एरिया में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ काफी सारे घने पौधे इकट्ठा करना, तो वो लंग्स का काम करता है। ओजोन की लेयर को बचाने के लिए ना तो हम हमारा एसी चलाना बंद कर सकते हैं, ना फ्रीज बंद कर सकते हैं, ना इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं। तो ओजोन की लेयर में तो छेद होता रहेगा। फ्रिज वगैरह के आई थिंक वो मामला ये है कि आप उसको एफिशिएंटली यूज करें। जब हम एसी की भी बात करते हैं तो जैसे हाई टेम्परेचर टाइम्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट बहुत लोगों को ऐसे आदत होती है कि भाई हम बिल्कुल कम 16 डिग्री पे लगा के हम सोएंगे तब हमें नींद आएगी। बट अगर पतली चादर वो करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो अगर पतली चादर लेके आप 25-26 पे करेंगे तो उतना आपका एनर्जी कंजम्पशन भी कम होगा और उतना यूसेज भी, मतलब एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल यूसेज की बात करें, हम यूसेज को डिनाई नहीं कर रहे हैं। आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसे ही कि यूसेज होता है, हालांकि बहुत लोगों ने अब एक वे ऑफ लाइफ ही काफ़ी लोग चेंज कर रहे हैं इस चीज़ में। बट ठीक है, अगर आप डे टू डे लाइफ में आप यूज़ करते भी हैं तो उसको एफिशिएंटली यूज़ करना जो है वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रतीक भाई, मैं इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूँगा। आपने सिलिकोसिस सुना होगा मेरे ख्याल से, काफी लोग सबने। मंदसौर नीमच में बहुत बीमारी पाई जाती है, वो स्लेट पेंसिल के कारण होती है। मुल्लापुरा करके गाँव है वहाँ पे, जी। मैं वहाँ पे गया था देखने। तो क्या होता है कि ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं और उसको काटते हैं बारीक फाइन कटर से और छोटी छोटी पेन बन जाती हैं, जो हम लोगों ने तो खूब यूज करी। हमने उसी से तो सीखा लिखना। बिल्कुल जी। तो वहाँ पे गांव का गांव साफ हो गया पूरा, मर गए लोग बाग, और खाली अब कुछ लोग बचे हैं वहाँ। क्या हुआ अब तो खैर और बदल गई होगी। इसी तरह से बुरहानपुर में बुनकर भी वो जो धुनते हैं उससे उनको हुआ, या जो पिंजारे जिसको हम कहते हैं उनको भी रुई के वो पार्टिकल्स होते हैं, उससे टीबी हो जाती है। तो मैं वहाँ पे गया था देखने, मुझे भेजा गया था कि आप देख के आओ क्या चक्कर है। तो वहाँ जब देखा तो वहाँ पे हमारे जो प्रदूषण बोर्ड और ये सब लोग जो हैं ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स वाली सोसाइटीज, उन्होंने बड़ा अच्छा तरीका निकाला कि वो जहाँ पे काटते थे उसके ऊपर एक हुड लगा दिया और हुड से सक्शन करके उस पाउडर को निकाल के पानी में डाल दिया। ये नहीं कि आपने यहाँ से निकाला फिर छोड़ दिया उधर, वहाँ से निकाला वहाँ, दिस इज नॉट द वे। आपने उसको पानी में डालने से वो जम गई और हवा में नहीं है वो। इसी तरीके से मैं आज जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन भाई लोगों के, जिन लोगों की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए, पॉल्यूशन चेक करना चाहिए।
यदि कोई ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो हानिकारक हैं तो उनको रोकने की जैसे हमने कोशिश पालना में करना हमारी दाल मिलों में छलनियां लगवाई थी, बिल्कुल उससे बहुत पॉल्यूशन पड़ा। कम हुआ। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार का यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ, जो एम्स के कार्डियक सर्जन थे, और उन्होंने बहुत सारे जब हार्ट के ऑपरेशन किए और तब उनको फेफड़े भी उन्होंने खोले तो मालूम पड़ा कि फेफड़े पूरी तरह से काले निकले। मैं चाहूँगा कि वो प्रसंग क्या है और वो किस तरह से ये साबित करता है कि जो हवा का प्रदूषण है वो हमारे फेफड़ों को किस तरह से प्रदूषित कर रहा है। आपने जो अरविंद कुमार साहब की बात कही डॉक्टर साहब, वो हमारे लीडर हैं, ऐसा कह सकता हूँ इस पूरे प्रोग्राम के। क्या होता था कि उनको सर्जरी हार्ट और लंग्स की करना पड़ती, तो जब खोलते थे तो वो दिखते थे लंग्स बिल्कुल काली हो रही हैं, आप और मैं नहीं देख पा रहे। हम लोगों को नहीं मालूम फेफड़े कैसे, जो पोस्टमार्टम करते हैं उनके सिवा मैं इलाज हजारों का कर चुका हूँ, लेकिन फेफड़े कभी खुले नहीं देखे। बट कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो डायरेक्ट देख रहे हैं, और उन्होंने देखा कि ये फेफड़े काले हैं। फिर उन्होंने पूछा आप सिगरेट पीते थे? मालूम पड़ा वो सिगरेट तो पीते ही नहीं थे, फिर भी इतने फेफड़े उनके काले हो गए। और तब जानकारी मिली कि वो पॉल्यूशन में काम करते थे या उस क्षेत्रों में रहते थे। तब से उनके दिमाग में ये कौंधा कि एक आदमी जो नॉन स्मोकर है, जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, सिर्फ वो वायु प्रदूषण से इतना परेशान हो सकता है, तो क्यों ना हमको सबको मिलकर, डॉक्टर्स को मिलके, सारे लोगों को मिलके प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए लंग केयर फाउंडेशन की स्थापना हुई। इसी तरीके से डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर बने और हम लोग सब साथ में जुड़े हुए हैं, और हम सब लोग मिलकर डॉक्टर्स भी, क्योंकि हम ही लोग तो इलाज कर रहे हैं, फाइनली हमारे पास ही आते हैं वो सब लोग। सबसे ज्यादा पीड़ित तो आप ही हैं, क्योंकि मरीज को तो झेलना आपको ही है कि उसको उसकी सहायता तो करनी है हमें, तो हमको कहीं ना कहीं वो चीज का ध्यान रखना पड़ा, और हम डॉक्टर्स भी इसी। आखिरी सवाल मातुश्री आपसे कि एक विदेश में प्रदूषण से निपटने के एक तौर तरीके हैं, वो उनकी पश्चिम की पद्धति अलग होगी, भारतीय समस्याएं अलग हैं, भारतीय परिवेश अलग है। यहाँ तो हम वृक्षों को देवता मानते हैं, उससे प्राण होते हैं, हम ये मानते हैं शुरू से, और नदियों को हमने अपनी माँ माना है, पहाड़ों को हमने अपना पिता माना है। हम तो बहुत महान पर्यावरणविद रहे हैं सदियों से। ये अलग बात है कि आज हम सबसे ज़्यादा नदियों को गंदा कर रहे हैं, या पहाड़ों को हम गंदा कर रहे हैं, या वृक्षों को हम काट रहे हैं। लेकिन पश्चिम की सभ्यता से अलग हटकर हमारी जो अपनी सभ्यता, उसमें हम प्रदूषण को ख़त्म कैसे कर सकते हैं और पर्यावरण को मजबूत कैसे कर सकते हैं? प्रतीक जी, आपने सवाल में ही अपना एक्चुअली जवाब दे दिया, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता काफ़ी हद तक हम फॉलो करते करते आज इस स्थिति में है, मुझे लगता है ऐसा, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है। क्योंकि जब हमारे शास्त्र में हमारे जो पौराणिक जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें पर्यावरण का इतना महत्व है, उसमें साफ हवा, साफ पानी, चाहे वो आयुर्वेद में, हमारे संहिताज में इतने बारीकी से इन सब चीज़ों का जिक्र है कि भारत में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो शुरू से बहुत रही है। लेकिन आज क्या है, आज हम जो शहरीकरण हो रहा है और जो हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ कहीं ना कहीं वो हमारी तरफ खींचे चले आ रहे हैं और हम उनकी तरफ खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक लड़ाई हो रही है हमारे अपने मूल्यों से और एक पश्चिमी मूल्यों से, जिसका नतीजा हम शहरों में देखते हैं काफ़ी हद तक ये प्रदूषण के तरीकों से। बट अब वो बदलाव वापस आ रहा है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग जो शहर छोड़ छोड़ के गाँव में जाके फिर से बस रहे हैं। तो आप देखते हैं कि आईटी वाले लोग भी, आईटी और जो कॉरपोरेट से जुड़े हुए, वो इतने परेशान हो गए कि वहाँ जाके कहीं किसी गांव में जाके अपना घर सेटअप कर रहे हैं, सस्टेनेबल लिविंग की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और अपना घर इस तरीके से डिज़ाइन करवा रहे हैं कि हमें रहना है और हमें साफ़ सुथरी जगह पे रहना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक सोसाइटल माइंडसेट अब थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने की हो रहा है। अभी भी जद्दोजहद है कि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और थियोरी जो हम लोग पहले पौराणिक तत्व टाइम पे रहते थे, वो कहीं ना कहीं थोड़े सा क्लैश है, बट मुझे लगता है कि बहुत सक्सेसफुली हम उससे बाहर निकल आ पाएंगे। हम अपने जो रूट से जुड़े हुए जो हमारे सिद्धांत हैं उनके पास वापस जाएंगे, और वो एक लाइफस्टाइल हमारी ज़रूर डेफिनेटली बनेगी और बहुत जल्द बनेगी वो। बहुत धन्यवाद आपका मातुश्री शेट्टी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर सलील भार्गव साहब। हम अपने दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि साफ़ हवा न केवल आपका अधिकार है बल्कि आपका कर्तव्य भी है। साफ़ हवा आपको मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको खुद को जतन करना पड़ेंगे, प्रयत्न करना पड़ेंगे। केवल सरकार के भरोसे रहकर आप साफ़ हवा को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने की कोशिश करें। ज़रूरत हो तब वाहन चलाएं, ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें, खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो अपनी छत पर गमले लगा लें, अपने घर के बाहर गमले लगा लें। पेड़ पौधों को बचाने की कोशिश करें, उन्हें पानी देने की कोशिश करें, और
प्राणायाम करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, वरना फिर डॉक्टर सलील भार्गव तो हैं ही आपका इलाज करने के लिए, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इलाज से बचने के लिए अपना इलाज करें, अपनी हवा का इलाज करें, अपने पर्यावरण का इलाज करें, क्योंकि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। ये फार्मूला लेके जब आप चलेंगे तो निश्चित रूप से अभी हम देश के सबसे स्वच्छ शहर ज़रूर बन गए हैं, लेकिन यदि हमें देश का सबसे स्वस्थ शहर बनना है तो हमें पर्यावरण में हवा की शुद्धता पर जोर देना होगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।